Hello everyone, I'm Ambika Raina, All India Rank 164 in UPSC Civil Services Examination 2022। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और तीनों बार ही मैं प्रीलिम्स पास कर पाई थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मेरी स्ट्रैटेजी रही, क्या क्या मेरे सोर्सेज थे, कैसे मैंने प्रैक्टिस किया एंड इवेंचुअली हाउ वाज आई एबल टू पास प्रीलिम्स ऑल 3 टाइम्स। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहली चीज़ है स्टैटिक की क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, क्या बेसिक बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं और क्या टाइमलाइन रहेगी इसकी। दूसरी चीज़ है करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है। तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि PYQs रहते हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और लास्टली मॉक्स कैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, उनको एनालाइज कैसे करना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक सेक्शन से। अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए। सो मैं आपको टाइमलाइन रफली अभी से लेकर मई तक की बताऊंगी, कैसे आप दिसंबर से लेकर मई तक डिवाइड कर सकते हैं टाइम। सो फ्रॉम दिसंबर टिल February you should be able to finish your basic books of static so that you are able to start revising them. How I did it was कि दिसंबर में जैसे ही मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर रही थी तो मैं उसका एक छोटा सेक्शनल मॉक लगाती थी सो दैट आई कैन सी कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। एट दिस पॉइंट अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं 2024 के, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने एक बार तो सारी बेसिक बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपकी ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग होगी और आप एक मॉक लगा सकते हैं सेक्शनल का। इससे निराश नहीं होना है। जो मैंने पहली बार पॉलिटी का मॉक लगाया था लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद, उसमें मेरे शायद ही कुछ 25 मार्क्स आए थे, तो मैं काफ़ी सैड हुई थी। बट ये पॉइंट नहीं है। अभी इस समय पे अगर आप मॉक लगा रहे हैं, उसका पॉइंट है ये समझना कि क्या आपकी कमी है प्रिपरेशन में, कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं एंड कैसे इसको ओवरकम करना है। सो बिल्कुल भी निराश नहीं होइए, इनको मॉक्स को अच्छे से यूटिलाइज करिए। सो इन दिसंबर मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, दिसंबर मैंने महीना रखा था पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसका काफ़ी वेटेज होता है और इसकी बेसिक बुक्स बहुत ही सफिशेंट रहती हैं फॉर प्रीलिम्स। पॉलिटी के लिए मैंने 2 हफ्ते रखे फॉर लक्ष्मीकांत एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई स्टडीड फ्रॉम स्पेक्ट्रम, अगेन 2 वीक्स फॉर दैट। सो पहले हफ्ते में ही अगर आप एक सेक्शनल मॉक लगाएंगे और फिर आप पढ़ाई करेंगे, फिर हफ्ते के एंड में एक और सेक्शनल मॉक लगा के आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, क्या आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस बुक को पढ़ रहे हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो आपको नॉलेज गेन करने के लिए सिर्फ बुक्स नहीं पढ़नी, आपको इस पर्सपेक्टिव से बुक पढ़नी है कि उसके कैसे सवाल बनेंगे और आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। देन जनवरी में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मेरे खुद के नोट्स बनाए थे मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स से, एंड मैंने मैप्स पढ़ लिए थे बहुत सारे ज्योग्राफी के अलॉन्ग विथ माई नोट्स ऑफ NCERT। इन केस आप जनवरी में इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं तो आपका एक बेस बन जाता है, सो दैट फरवरी में जब बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे आएगा आप उसको ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर्स में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बिफोर द बजट कम्स आउट, बिफोर द इकोनॉमिक सर्वे कम्स आउट, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन इकोनॉमिक्स। सो फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी 4 सब्जेक्ट्स आपके पूरे हो गए, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एज वेल एज ज्योग्राफी। अब आते हैं फरवरी में मैंने किया था एनवायरनमेंट फ्रॉम शंकर बुक एंड आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम नितिन सिंघानिया सर्स बुक एंड एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री मैंने पढ़ा था फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट बुक्स। सो दिस वाज माय फरवरी शेड्यूल। आप एक हफ्ता या 2 हफ्ता दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहता है इसमें कि आप जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जो मॉक्स होते हैं, सेक्शनल टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स मॉक्स, उनको सही तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि आप कांस्टेंट फीडबैक लूप में जा सकते हैं। अगर आप एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं ये मेरी वीकनेस है, यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये मेरी गलतियाँ हो रही हैं, और फिर आप जाके फिर से पढ़ रहे हैं वो बेसिक बुक और समझ रहे हैं कि कैसे आपको आंसर करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपका माइंड एक तरह से ट्रेन हो जाएगा कि कैसे सवाल को देखना है और उसका आंसर कैसे देना है। इसका मतलब फरवरी तक आपका सारा पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर एक बार अच्छे से पढ़ा जा चुका है सारी बेसिक बुक्स से।
इसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर्स सेक्शन पे। करंट अफेयर्स एक बहुत ही ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। मैं रोज़ 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आप एक भी अगर बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो आई फील वो इनफ हो सकता है, एज लॉन्ग एज यू आर कॉम्पनसेटिंग इन द अदर डिपार्टमेंट सच एज करंट अफेयर डेलीज, करंट अफेयर मंथलीज। आई यूज्ड टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस एवरी डे, जो कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो रोज़ 5 क्वेश्चंस अ डे, 5 क्वेश्चंस अ डे ऐसे करके बनाते हैं रोज़ प्रीलिम्स के लिए। तो मैं रोज़ 2-3 वेबसाइट से 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी रात को बैठ के। बहुत ही कैजुअल सा एटमॉस्फेयर होता है, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप रोज़ 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्टैमिना बनेगा, सो दैट आप 100 क्वेश्चंस भी एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो करंट अफेयर्स के लिए क्या हो गया, एक तो हो गया डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, बहुत ही रिलीजियसली करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फॉलोइंग डेली क्विजेज, जो 5-10 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एनी कोचिंग मंथली मैगज़ीन को आप फॉलो करें, बिकॉज उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जो कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग से शायद मिस आउट कर रहे हो। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ना काफ़ी इजी रहेगा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, एडिटोरियल्स रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ रिविजन, आप कॉन्स्टेंटली एक रिविजन मोड में चलते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाती है। सो मैं कहूँगी करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स, डेली क्विजेस, मंथली मैगज़ीन्स, एंड देन सिंस हम लोगों ने फरवरी में अपना सारा स्टैटिक ख़त्म कर दिया था, मार्च ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट रीडिंग PT 365। ये जो पूरे साल का करंट अफेयर्स रहा है उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें कंपाइल करके रिलीज़ होती हैं PT 365 में, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो मार्च ऑनवर्ड्स आप PT 365 पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसको एकदम ध्यान से पढ़ें, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट होती है, उसको एक बार में याद करने की कोशिश ना करें, ट्राई करें कि आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर पाएँ सो दैट आपके दिमाग में वो बैठ जाए। सो दिस वाज फॉर करंट अफेयर्स। अभी हमने देखा पहली बात स्टैटिक बुक्स, सेकेंड वाज करंट अफेयर्स, एंड थर्डली हाउ टू यूज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो इसके 2 तरीके हैं और मैं दोनों आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। बहुत सारी कोचिंग की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें वो सेग्रीगेटेड रखते हैं सब्जेक्ट वाइज। सो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेग्रीगेटेड रहेंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं। तो पहले सबसे मार्च के महीने में मैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना शुरू कर देती थी और उसके बेसिस पे अपना प्रिपरेशन और फाइन ट्यून करती रहती थी। जहाँ पे मुझे रिवीजन की ज़रूरत है वहाँ रिवाइज करती थी, जहाँ पे मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, कंटेंट डेवलप करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कंटेंट डेवलप करती थी। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली यूज़ करना है, क्योंकि ये एक बहुत कीन इंसाइट है इनटू द माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर है उसने आपको बहुत बेसिक सा, यूपीएससी आपको बहुत बेसिक सा सिलेबस देता है प्रीलिम्स का, उसमें इतना ज़्यादा कुछ इंसाइट नहीं मिल पाता है, बट आप सबसे ज़्यादा इंसाइट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से देख सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं, तो एक तरह से आपका माइंड ऐसे वर्क करने लगेगा कि क्या एग्जामिनर ढूंढ रहा है, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ लें। उसके बाद जब अप्रैल और मई का महीना आता है और प्रीलिम्स बहुत क्लोज हो जाता है, तो मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पिछले 5-10 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे वो पूरे सॉल्व किए थे, प्रॉपर एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट में बैठ के, विदाउट सीइंग द आंसर्स, सही तरीके से बिहेवियर रख के कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ, सो दैट मेरे माइंड को समझ में आए कि ये सीरियसली लेना है और स्टेक्स बहुत हाई हैं, और उसी तरीके से उसी माइंडसेट के साथ वो सॉल्व किए जैसे कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट में कैसे आप अप्रोच करेंगे चीज़ों को वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। सो ये तीसरी चीज़ देख ली हमने, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कैसे यूज़ करना है। नाउ लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मॉक्स कैसे लगाने हैं प्रीलिम्स के। If I see one thing which helped me pass prelims every single time,
I will definitely say it was the number of mocks I gave and how I analyzed it. तो सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है कि आप कितने सारे मॉक्स लगा रहे हैं, उसके साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको एटलीस्ट मतलब आपको नहीं पर मैं अपने लिए जो गोल बनाती थी कि एटलीस्ट 50 to 80 मॉक्स मेरे को पूरे सॉल्व करने हैं, फुल टेस्ट 50 to 80 बिफोर माई एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर। सो दैट वाज अ गोल आई सेट फॉर माई सेल्फ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपकी ग्रोथ और मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो शायद आपको कम की ज़रूरत हो। मैं जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आते थे, तो आई नीडेड सो मैनी प्रीलिम्स पेपर्स टू प्रैक्टिस एंड फाइनली रीच अ प्लेस वेयर आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट I would be able to clear the cutoff. सो अप्रैल के महीने में मैं रोज़ एक फुल टेस्ट लगाती थी और मई के महीने में मैंने रोज़ 2 फुल टेस्ट लगाए हैं। एक सुबह में लगाती थी, एक शाम को लगाती थी। बट फुल टेस्ट लगाने के अलावा जो मैंने किया है उसके बाद वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर आई यूज़ टू गिव द पेपर आई यूज़ टू सिट विथ माई क्वेश्चंस। मैं देखती थी कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, क्या मैं हिस्ट्री में वीक हो रही हूँ, क्या मैं साइंस टेक में वीक हो रही हूँ, क्या मेरा आर्ट एंड कल्चर स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से बैठ के एनालाइज करती थी। और दूसरी चीज़ जो मैं देखती थी कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, क्या अगर मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ टिक कर रही हूँ तो वो सही आ रहा है कि वो गलत आ रहा है, क्या मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके टिक कर रही हूँ तो मेरा कितना एक्यूरेसी आ रहा है, अगर मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ फिर भी मेरा कितना एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं, जब मैं देख सकती थी अच्छा अगर मैं हिस्ट्री का कोई सवाल करती हूँ और उसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट करती हूँ तो मेरे मोस्टली सही आ रहे हैं, और अगर मैं साइंस और टेक में 3 भी एलिमिनेट कर रही हूँ तो भी मेरे गलत आ रहे हैं, तो मुझे उससे अपनी ही स्ट्रेंथ समझ में आएगी कि कौन सी जगह पे मुझे रिस्क लेनी चाहिए और कौन सी जगह पे मुझे कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं उस टाइम आपके पास आंसर की नहीं होती है। यूजुअली लोग मॉक्स में आंसर की साइड पे रख के थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, अच्छा मेरा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, कैसा जा रहा है पेपर। बट एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको इतनी अनसर्टेनिटी होती है और आपकी स्टेक्स इतनी हाई होती हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस समय में समझ नहीं आता कि रिस्क कहाँ लेनी चाहिए और कहाँ केयरफुली प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ एलिमिनेशन यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो उसको काउंटर करने के लिए मैंने ऐसे एनालाइज किया था ताकि मुझे पता चले अच्छा अगर इस सेक्शन ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन आया है तो क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मुझे कैलकुलेटेड और कॉन्फिडेंट रिस्क लेना चाहिए, क्या मुझे नहीं लेना चाहिए, कितने मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ, कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मॉक्स से ही आएंगी। अगर आप रोज़ मॉक्स लगा रहे हैं तो आपका माइंड एक तरह से ट्रेन हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, एक मेमोरी टाइप की बन जाती है आपके माइंड में कि किस तरह से ये चीज़ को टैकल करना है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम हॉल में उतने ज़्यादा नर्वस भी नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले 100 मॉक लगाए हुए हैं और उसमें आपके अगर कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है जो कि बहुत ही नेसेसरी है इस पेपर में। लोगों को बहुत कुछ आता है, वो कट ऑफ क्लियर भी कर रहे होते हैं, बट कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उस दिन वो नर्वस हो जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन और आपका अपने ऊपर भरोसा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको डरना नहीं है, आपको सहम नहीं जाना है। जब आपकी तैयारी पूरी है, आप पूरे अभी से 6 महीने हैं ऑलमोस्ट, अभी से आप लग जाइए, जुट जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और लास्ट डे पे जाके जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ज़रूर ऐसे सोचिए कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनता जा रहा है, हर साल और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। सो आप सिर्फ अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रख सकते हैं, बाकी सब पे आपका कंट्रोल नहीं है। सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड ऑल द बेस्ट। लास्टली मैं कहना चाहूँगी कि सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सीसैट भी हर साल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, टफ, डिफ़िकल्ट सब होता जा रहा है। सो डेफिनेटली सीसैट को बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिल्कुल लाइटली ना लें, उसके लिए पढ़ें, उसके मॉक्स लगाएं, देखें कि आप उसमें स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट डे यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन एंड यू आर एबल टू गिव योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट।